नमस्कार मित्रों, फिर से हमारे साथ CRMS के डिविजनल सेक्रेटरी श्री उल्लास बागेवाड़ी सर हमारे साथ हैं। हम लोगों ने पिछली एपिसोड में संगठन कैसे काम करता है इसके बारे में बात किया था। बहुत से कर्मचारियों का, हमारे साथियों का कहना है कि हमारी जो समस्याएं हैं उस पर संगठन क्या काम कर रही है। हम लोग इस पे मुद्दे को लेकर के उल्लास बागेवाड़ी सर आज अपना कीमती समय हम लोगों को दिए हैं, तो आज हम लोग उस विषय पे बात करेंगे कि संगठन जो है वो कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर के कैसे काम कर रही है। सर नमस्कार। नमस्कार। नए पॉइंट्समैन आए हैं, उनका सबसे जो महत्वपूर्ण समस्या है जिस पे वो लोग कंटिन्यू बात कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, उनकी एक ही समस्या है कि जो 12 घंटे का रोस्टर सोलापुर डिवीज़न में चल रहा है पॉइंट्समैन के लिए, तो एक तो मानवता के खिलाफ है, क्योंकि अब अगर 12 घंटे ड्यूटी करते हैं, सप्ताह में एक दिन छुट्टी मिलती है और 12 घंटे सुबह अगर कर्मचारी 8 बजे ड्यूटी को जाता है और रात में 8 बजे ड्यूटी से वापस आता है, ऐसे में उसकी पारिवारिक समस्याएं हैं, उसकी जो परिवार को देने का टाइम वो बिल्कुल नहीं मिल पाता है। तो संगठन जो है इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या कार्य कर रही है? सर, आपने ये बात बहुत अच्छी कही कि 12 घंटे का ड्यूटी रोस्टर ये अमानवीय है, ये तो सही बात है ही है। रेलवे में पहले सभी जगह पे 12 घंटे की ड्यूटी होती थी, लेकिन संगठन ने प्रयास करते करते ये सब चीज़ों को बहुत सी जगहों पे 8 घंटे किया गया। रोड साइड स्टेशन के लिए भी बहुत से जगह पे हुआ है, कुछ सेक्शन में रहा है। अभी मैं मेरे सोलापुर डिवीज़न की बात करूँ तो वाड़ी से हमारा मनमाड़ तक का सेक्शन जो है, वहाँ से अभी वाड़ी से लेके कुर्डुवाड़ी तक पूरा सेक्शन हमारा 8 घंटे हुआ है। इसका जो प्रयास हम कर रहे थे 2007 से हमने इसको काम करना चालू कर दिया था, क्योंकि वहाँ से स्टाफ की कटौती होती रही थी, बहुत सा स्टाफ कम हो रहा था। लोगों को थोड़ा सा अपने बच्चों के, अपने परिवार के बारे में थोड़ा सा काम करने के लिए या समय देने के लिए उनके पास, यानी कि स्टाफ कमी की वजह से ये इशू आने लगा कि भाई इनका ड्यूटी आवर्स भी कम किया जाए, तो लोगों को उतनी पारिवारिक समस्या ये देखने के लिए समय दिया जा सके। तो 2007 में हमने इसका ये इशू चालू कर दिए थे। अभी स्पेशली पॉइंट्समैन कैटेगरी ले लो। पॉइंट्समैन कैटेगरी का जो टोटल देखा जाए ड्यूटी आवर्स, तो 12 घंटा अभी सिर्फ हमारे यहाँ कुर्डुवाड़ी टू मनमाड़ सेक्शन, डाउन सेक्शन एंड डाउन टू मनमाड़ सेक्शन, इसी सेक्शन में रहा है। बाकी ब्रांच लाइन में थोड़ा सा है। ये करने के लिए हमने सभी डिवीज़न का करने का एक प्रपोजल दिया गया था। डिवीज़न लेवल पे दिया गया था, हेडक्वार्टर लेवल पे दिया गया था, रेलवे बोर्ड लेवल पे दिया गया था। डिवीज़न में क्या हुआ गया, उसका वर्क स्टडी होता है, जॉब एनालिसिस होता है कि 8 घंटे में इसका इन एक्शन पीरियड और नॉट एक्शन इन पीरियड ये कितना रहता है, इसके ऊपर वो वर्किंग आवर्स ठहरते हैं। उस तरह से बात करते करते डिवीज़न में एक 4 स्टेशनों का वर्क स्टडी हुआ था। अच्छा। और जो स्टेशंस वर्क स्टडी मेरे ख्याल से अक्कलकोट, वाशिम्बे और डाउन मनमाड़ सेक्शन का भी एक स्टेशन था, उसका वर्क स्टडी हुआ था। ऑन दैट बेसिस एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया कि जॉब एनालिसिस उसको फाइनलाइज करके, एनालिसिस जो अच्छा हो गया, सही तरह से ड्यूटी आवर्स, हाँ भाई इनको लोड ज़्यादा है, यहाँ प्रूव करके दिया गया, तब ये एडमिनिस्ट्रेशन ने 8 घंटे का ड्यूटी वाड़ी टू कुर्डुवाड़ी करवा दिया। अच्छा, लेकिन सर वही 2 गाड़ी वाड़ी से निकली है और जो पुणे जा रही है या फिर मनमाड़ जा रही है, तो उसी लाइन से होकर जा रही है। इसमें जो वाड़ी से लेकर के आप कुर्डुवाड़ी तक जो 8 घंटे ड्यूटी हो गई, वही ट्रेन जब आगे जा रही है तो वहाँ पे 12 घंटे की ड्यूटी हो रही है, तो ये थोड़ा अनजस्टिस लग रहा है। तो आप अगर इसके विषय में कुछ प्रयास अपना तेज करें तो मुझे लगता है कि सफलता मिलेगी इसमें। एक आपकी बात सही है कि जो जॉब एनालिसिस हुआ था वाशिम्बे स्टेशन, एक्चुअली जो देखने जाए तो वो है कुर्डुवाड़ी और डाउन के बीच में, वो स्टेशन का जॉब एनालिसिस पॉजिटिव हुआ था। अच्छा। जो पीएनएम में एटम था तो पूरे डिवीज़न का करना था, लेकिन हेडक्वार्टर को यहाँ से प्रपोजल भी भेजा गया कि हमारे पीएनएम एटम का बेस लेके हेडक्वार्टर को ये प्रपोजल गया कि वाड़ी टू डाउन सेक्शन का पूरा 8 घंटे ड्यूटी किया जाए।
लेकिन हेडक्वार्टर एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए अच्छा। या स्टाफ की कमी, वहाँ पे पोस्ट बढ़ जाएगी तो लोगों को देने का ये नहीं है, प्रॉब्लम है, ये सब बातें बताते बताते उन्होंने क्या कर दिया कि सिर्फ कुर्डवाड़ी तक का मान के उसको इम्प्लीमेंट करवा दिया, अगला वाला उन्होंने नहीं किया। अगर मान ली किसी स्टेशन का जॉब एनालिसिस होता है, मतलब आज अगर किसी स्टेशन का जॉब एनालिसिस होता है तो उसके बाद जॉब एनालिसिस होने से लेकर के और इम्प्लीमेंट होने तक जितना भी टाइम लगे, लेकिन एम्प्लॉई का जो पेमेंट है वो जॉब एनालिसिस के दिन से शुरू हो जाता है। यस। और उसमें क्या है, जैसे मैंने इस सेक्शन में देखा था कुर्डवाड़ी लातूर सेक्शन में, जहाँ पे कि स्टेशन मास्टर्स को लाखों रुपया उन लोगों को एरियर मिला था। तो मतलब जब भी उनको अगर 12 घंटे का ड्यूटी 8 घंटा होगा तो उन सबको जो है एरियर मिलने वाला है। यस, हमारा संगठन यही प्रयास कर रहा है कि जो जॉब एनालिसिस हुआ था, जिसका बेस पकड़ के इन्होंने कुछ सेक्शन यानी कि वाड़ी टू होटगी, होटगी टू कुर्डवाड़ी, ये सब जो 8 घंटा किया, उन लोगों को जॉब एनालिसिस के टाइम से अरियर्स मिल गया। अच्छा। अभी ये प्रयास जारी है, हमारा डिवीजन में पीएनए मैडम है, हेडक्वार्टर में पीएनए मैडम है, ये पीएनए मैडम के माध्यम से हम ये प्रयास करें कि अभी जो पहला वाशिम्बे स्टेशन का जॉब एनालिसिस हुआ है, उसी बेसिस पे ये 8 घंटा ड्यूटी डाउन कुर्डवाड़ी टू डाउन सेक्शन का किया जाए। वो करेंगे तो उसका बेनिफिट ये स्टाफ को भी मिलेगा। उसके ऊपर निगोशिएशन चल रही है, कायदे से बात चल रही है, वो सब जिस दिन होगा तभी ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। मैं तो आपको NFIR ने जो प्रयास किया और आज पॉइंट्सन का जो कैडर रिस्ट्रक्चरिंग किया गया है और अभी 1800 से 2800 तक का पेमेंट उन लोगों को दिया जाएगा, एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। और इसके लिए मैं सारे पॉइंट्सन भाइयों की तरफ से आपको और आपके संगठन को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी जो एक समस्या है, जो कर्मचारियों की एक बड़ी समस्या है, जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पे भी चल रहा है, NPS to OPS, तो उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं संगठन के द्वारा, उनका क्या प्रयास चल रहा है? NPS to OPS के लिए बहुत जोर शोर से NFIR के द्वारा GCM के द्वारा एक कमेटी बनाई गई है, जहाँ पे सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के फेडरेशन से, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के फेडरेशन से इनकी एक कमेटी बनाई गई है। और रेलवे को दोनों हमारे जो AIRF और NFIR, इन दोनों संगठनों को उसमें अब स्थान है, सेक्रेटरी पद है, प्रेसिडेंट पद है। ये जो डिसीजन करेंगे उसके ऊपर चलेगा। अच्छा। गए 2 महीने में, मेरे ख्याल से 10 अगस्त को न्यू दिल्ली में रामलीला मैदान पे बहुत बड़ा एक धरना हुआ था, एक बड़ा रैली हुआ था। इसमें कम से कम 1,00,000-1.5 लाख लोग आए थे। सरकार को ये बात जब बताई गई तो उन्होंने उसमें काम करना चालू किया है। NPS to OPS के लिए वो कुछ बीच का रास्ता निकलता है क्या, ये देख रहे हैं। लेकिन हमारा कहना है कि हमको पूरी तरह से जो ओल्ड पेंशन स्कीम 31/12/2003 तक थी, वो सबको लागू की जाए। हमारा यही प्रयास जारी रहेगा कि सभी जो नए कर्मचारी आए हैं उनको भी पूरी तरह से ये सोशल सिक्योरिटी बोल के जो दिया जाता है, बुढ़ापे में सहारा होती है ये पेंशन। आज बहुत से बच्चों का भी सर्विस नहीं है, आज कुछ काम नहीं कर पा रहे, कुछ कि लोगों को काम नहीं मिल रहा है। तो ये सब सोचते हुए आज बाप का पैसा रहने दो या माँ की पेंशन रहने दो, इसके ऊपर घर चल रहा है बहुत से लोगों का। यानी कि आपको रास्ते पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, नहीं तो दाने दाने के लिए मोहताज होने की टाइम आ जाता था। तो ये सोशल सिक्योरिटी जो है वो सभी स्टाफ को मिले। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इम्पॉर्टेंट बात वही रहता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो उसका सैलरी कम रहेगा कंपेयर टू अदर प्राइवेट सेक्टर, लेकिन उसकी एक सोशल सिक्योरिटी जो है वो किसी को नहीं थी, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय को थी। उसको ही कंटिन्यू करना चाहिए। उसके लिए प्रयास ऐसा चल रहा है कि अभी रेलवे बोर्ड में और फाइनेंस मिनिस्ट्री को, प्राइम मिनिस्टर को इसके ऊपर मेमोरेंडम दिए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक फाइनेंस सेक्रेटरी को नॉमिनेट किया गया था, एक मंत्री को भी नॉमिनेट किया गया है कि उसके ऊपर जो भी संगठनों के साथ निगोशिएशन है वो करेंगे बोल के।
तो संगठनों की तरफ से मेमोरेंडम दिया गया है, क्यों चाहिए, इसका बेस क्या है, हम क्यों मांग रहे हैं, इसका सभी उसमें आप मेमोरेंडम आपको मिल जाएंगे, तो उसमें पूरा ये चीज़ देखने को मिलेगा। ये सब चीज़ों को सोच के एडमिनिस्ट्रेशन को डिसीजन करना है। ये बात चल रही है कि अभी इलेक्शंस के माहौल में सरकार उसके ऊपर कुछ डिसीजन लेना चाहती है, वो अभी बाहर नहीं आया है। लेकिन विदाउट संगठन ये प्रेशर बना के रखा हुआ है। ये दूसरी बार भी एक 10 अगस्त को हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट का, बाद में स्टेट गवर्नमेंट का भी रामलीला मैदान पे ही बहुत बड़ा एक प्रदर्शन हुआ था। वहाँ पे भी बहुत से लोग जुटे थे, 1-1.5 लाख लोग जुटे थे। मतलब प्रयास जारी है। और अगर कर्मचारियों का सपोर्ट मिलता है, उन लोगों का अगर उनके साथ अगर जुड़ते हैं तो फिर संगठन को मजबूत करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सफलता जल्दी से जल्दी मिलने का काम होगा। दोस्तों एक मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, संगठन यानी कि आपकी ताकत रहती है, संगठन कुछ नहीं है, ये आपकी ताकत है। सरकार इसी बेसिस के ऊपर अपना डिसीजन करती रहती है कि इनकी तरफ से क्या आता है, इनको हम क्या देना चाहिए, ये संगठन का काम रहता है। जब आप ज़्यादातर लोग इसमें आओगे, कभी भी संगठन का कोई भी एक इशू रहा, ज़्यादा लोग यहाँ पे आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, हर एक को अलग से बुलाया नहीं जा सकता। कहीं पे भी नोटिस मिला, कहीं पे भी कुछ ये मिला, आदमी आके उसमें अपना सम्मिलित हो गया और अपना ताकत दिखाया, तो एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम होता है कि भाई नहीं, इसमें बहुत बड़ा इशू है, अपने को इसमें कुछ ना कुछ ध्यान देना चाहिए। ये ध्यान आकर्षण करने के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ रहती है संगठन, जो भी आपको जब आवाज़ देती तो आने के लिए। तो ये कभी भी मैं ये बताते चलूँ कि जो सरकार है वो उनके पास सारा डाटा है, किस संगठन के साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, किस संगठन में कितना मेंबरशिप है। तो मैं यहाँ पे एक और बात आपसे पूछना चाहूँगा कि जो नए कर्मचारी हैं, जो चाहते हैं कि मैं संगठन का मेंबरशिप दूं या संगठन से जुड़ूं, तो उनके लिए अगर वो मेंबरशिप देना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, और दूसरा कि वो आपसे संगठन से कैसे जुड़ेंगे। वो संगठन के जुड़ने के लिए अपने पास मेंबरशिप की एक रिसीट रहती है। अच्छा। जहाँ पे वो अपना विलिंगनेस लिख के देता है। वो अपने जो ऑफिस बेरर से हर एक स्टेशन पे अपना कम से कम एक आध ऑफिस बेरर तो रहता ही है, उसके पास ये इसमें मेंबरशिप बुक है, यानी कि जो कंसेंट देता है स्टाफ, वो कंसेंट आप उसको लिख के देना है और उसको अपना डेपो इंचार्ज से साइन लेके वहाँ पे वो यहाँ पे भेज देगा और एडमिनिस्ट्रेशन के पास संगठन द्वारा दिया जाएगा। तभी आप लोगों का मेंबरशिप चालू हो जाएगा और संगठन के मेंबर बन जाओगे, और ये अपने एडमिनिस्ट्रेशन के इस रिकॉर्ड में आ जाएगा कि हाँ इतने मेंबर्स है इनके पास। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपका जो मेंबरशिप फॉर्म है या जो कंसर्न फॉर्म है, अगर आप देते हैं तो मेरे टेलीग्राम अकाउंट पे मैं उसे अपलोड कर दूंगा, और जो भी कर्मचारी मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो उसे डाउनलोड करके और अपने सुपरवाइजर का साइन लेकर के DRMP को भेज देते हैं, ताकि तो उससे आपका वो मेंबर बन सकते हैं। हाँ, मेंबरशिप बनना मैं ज़रूर दे दूंगा। ये फॉर्म अपनी तरफ से मिल जाएगा, कहीं पे भी आपको अपलोड करके एडमिनिस्ट्रेशन को कंसेंट देना है आपका। आज के दिन में जो स्टेशन मास्टर की समस्या आ रही है, मैं स्टेशन मास्टर है या बहुत से डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे कि MSCP बहुत दिनों से अटका हुआ है, तो उसके लिए संगठन का क्या प्रयास हो रहा है। दोस्तों MSCP के लिए गए 1.5 साल से ये कंटिन्यूस प्रयास जारी है, यानी कि ऑपरेटिंग कैडर में स्टेशन मास्टर्स, पॉइंट्समैन, TNCs, MSCP का जो इशू है वो जल्दी सॉल्व नहीं हो पा रहा। हमारे PNM एटम में हर एक नाम के साथ जो हम तक पहुंचा है कि मेरा अभी तक ड्यू है, हुआ नहीं, जिसका भी आया है, ऐसे कम से कम 61 लोगों का नाम हमने मास्टरों का नाम दिया है। पॉइंट्समैन जो है दोस्तों, ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि जो रिटायर हो गए हैं, लेकिन उनके लिए भी आज प्रयास जारी है। उनके रिटायरमेंट के पहले MSCP ड्यू है, तो एडमिनिस्ट्रेशन से हम वो दिलवा देंगे। हमारा ये प्रयास जारी है, काम चालू है उसके ऊपर। हाँ, थोड़ा सा उसमें कमिटी होने की वजह से थोड़ा सा काम पास नहीं हो पा रहा है, फिर भी हमने प्रशासन के ऊपर अपना दबाव बना के रखा है कि जल्दी से जल्दी ये इशू ख़त्म किया जाए। जो ओल्ड लोग हैं उनको MSCP जल्दी से जल्दी दिया जाए। सरकार के द्वारा जो एक अपग्रेडेशन का प्रोसेस चालू किया गया है, जिसमें सोलापुर डिवीजन में कई डिपार्टमेंट्स में ऑर्डर निकल गए,
जबकि कुछ डिपार्टमेंट जो है वो ऑर्डर का इंतज़ार कर रहा है। तो इसके लिए जिस डिपार्टमेंट में अभी तक ऑर्डर नहीं निकला है उसके लिए कुछ प्रयास है क्या संगठन की तरफ से? जरूर जरूर। हमारा इम्पोर्टेंट बात ये है कि रिस्ट्रक्चरिंग और नॉन सेफ्टी कैडर का सरेंडरिंग ऑफ पोस्ट एक समय, दोनों भी एक समय आ गया। एडमिनिस्ट्रेशन ने संगठन को ऐसी पूरी जानकारी नहीं दी और सिर्फ उन्होंने अपनी तरफ से काम किया कि उन्होंने वो टारगेट के मुताबिक जो सरेंडर करना था नॉन सेफ्टी पोस्ट का वो उन्होंने कर दिया। और बाद में अभी इशू आ रहा है कि सेफ्टी कैटेगरी रहने दो या नॉन सेफ्टी कैटेगरी रहने दो, जो रिस्ट्रक्चरिंग करना है उसके लिए आपको लोअर ग्रेड के पोस्ट सरेंडर करने हैं। हमारे पीएनएम एटम में कंटिन्यूसली गए 2-3 पीएनएम एटम में हमने उस पर डिस्कशन करते करते बहुत से डिपार्टमेंट का करवा दिया है। आज इम्प्लीमेंट भी होने जा रहा है वो, और कुछ लोगों का इम्प्लीमेंट भी हो गया। सिर्फ अभी मेरे ख्याल से कमर्शियल डिपार्टमेंट है और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। तो ये 2-3 डिपार्टमेंट का है जहाँ पे सरेंडर वैल्यू देने के लिए भी पोस्ट नहीं है। उसके लिए हमारे तरफ से हेडक्वार्टर जो जोनल पीएनएम रहती है, जोनल पीएनएम में ये आइटम जारी है और एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे हमने दबाव डाल के लेटर लिखने लगा है कि इस बारे में आप हेडक्वार्टर से राय ले ले कि जो रेलवे बोर्ड के आदेशानुसार जो पोस्ट सरेंडर करना था या मनी वैल्यू देना था, वो मनी वैल्यू कुछ डिपार्टमेंट में ना देने की वजह से उनका रिस्ट्रक्चरिंग कैसे किया जाए। इम्पॉर्टेंट बात ये है, इसको 1/12/2022 से लागू है, तो वो बेनिफिट तो सबको मिलेगा ही मिलेगा। सिर्फ टाइम इज़ द मैटर। आज इन्होंने वो हेडक्वार्टर से क्या डिसीजन आता है वो देखना पड़ेगा। उसके लिए अभी हमारा प्रयास जारी है कि जल्दी से जल्दी वो डिसीजन मिले। हम वो हर लेवल पे उसको चेस कर रहे हैं। तो ये वही हुआ, मतलब जब 1/11/13 का रिस्ट्रक्चरिंग आया था, हाँ, जो कि इम्प्लीमेंट होते होते 2014-2015 तक चला गया था, और उस समय भी कर्मचारियों को एरियर 1.5 लाख 2 लाख रुपये मिला था। तो इस बार भी अगर लेट होता है तो डेट जैसा कि आपने बताया 1/12/2022 ये डेट है उसका, ऑर्डर उसी डेट का रहेगा, भले ही वो किसी भी डेट को इम्प्लीमेंटेशन जो रहेगा उसको आरईएस के साथ देना पड़ेगा उस दिन से। चलिए, तो एक अच्छी खबर है। अभी एक चीज़ और देख रहे हैं कि बहुत सारे हायर पोस्ट जो है वो खाली है। अभी नए बच्चे आए हैं, नए जो कर्मचारी आए हैं, तो उसमें नीचे फीडिंग कैडर तो भर गया है लेकिन प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। तो उनके प्रमोशन के लिए भी कुछ प्रयासरत है आपकी तरफ से? प्रमोशन के लिए प्रयास तो जारी है। अभी बहुत हर एक डिपार्टमेंट के लिए जहाँ जहाँ प्रमोशन नहीं हो रहे, बहुत दिनों से जिनका एलजीएस यानी कि डिपार्टमेंटल कोटा नहीं भरा गया है, इनके साइकिल रहते 6-6 महीने के, उसमें जो नहीं भरा गया वो हम उनको पिन पॉइंट करके हम दिखा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि भाई ये आपने नहीं किया है, ये आपको जल्दी से करना है। हर पीएनएम के इसमें ये आइटम रहता ही है। कौन सा डिपार्टमेंट रहने दो, इंजीनियरिंग रहने दो, पर्सनल रहने दो या कमर्शियल रहने दो, आपको मैं वही बताना चाहता हूँ कि कमर्शियल में जो इशू आया था, कमर्शियल का रिस्ट्रक्चरिंग के समय में सभी डिपार्टमेंट का नहीं हो पा रहा था, उसमें कुछ कैडर छोड़ दिए गए थे, उसको नहीं पकड़ा गया था। लेकिन बाद में रेलवे बोर्ड लेवल पे उसको बात उठाया गया और वो बात उठा के जब NFIR ने ये बात पूरी तरह से बता दी वहाँ पे, तो उनको भी इंक्लूड करके ये अभी नया ऑर्डर आया। वो CCI का पोस्ट उसमें इंक्लूड नहीं किया गया था। बाद में आप लोगों के प्रयास से इसको जोड़ा गया है। उनका भी सबका रिस्ट्रक्चरिंग होगा, सब्जेक्ट टू मनी वैल्यू उतना जो है वो कमी करना है, न्यूट्रलाइजेशन के बेसिस पे है, उसके लिए काम जारी है। और ये जो पोस्ट आप भरने के लिए बात कर रहे हो, ये पोस्ट भरने के लिए नीचे से जो कुछ अभी लोग आए हैं उनको जेई इसके लिए LDC के थ्रू कुछ पोस्ट जो है उसके लिए नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी निकाला जाए, इस तरह से प्रयास जारी है। दोस्तों, अभी CCTC का एक नोटिफिकेशन निकला है। ये भी इसके लिए बहुत प्रयास किया गया था संगठन द्वारा कि बाबा इनको लोगों को प्रमोशन नहीं मिल रहा है, पॉइंट्समैन लोगों को 1819 से ग्रेड के आगे वो नहीं जा पा रहे। ये सब जब बातें बता के किया गया तो ये एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी इसका डिवीज़न एडमिनिस्ट्रेशन में फैसला लिया कि इनका LGS कोटा जो है यानी कि डिपार्टमेंटल कोटा वो भरने का काम जारी है, जिसमें कमर्शियल में काम करने वाले क्लास 4 स्टाफ, पॉइंट्समैन स्टाफ
और सफाई वाला वर्किंग इन ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, इनको ये चांस मिलता है कि जो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं वो आपसे नाराज़ हो रहे हैं कि हम लोगों को चांस नहीं दिया गया TCCC बनने के लिए, तो क्या ये डिपार्टमेंटल सिलेक्शन होने के बाद TCCC का जो सिलेक्शन है उसमें क्या वो आपकी तरफ से प्रयास किया जाएगा कि हर डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को एक बार TCCC का मौका दिया जाए? आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया। मेरे ट्रैकमैन भाई, मेरे को भी बहुत से फ़ोन आए हैं कि हमको क्यों नहीं इसमें चांस दिया गया, हमको चांस देना चाहिए। मैं ये बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ, हर एक का घर है, हर एक के घर में उसको कैसे आगे जाना है इसकी कुछ पॉलिसी रेलवे बोर्ड द्वारा बनाई गई है। ये एक दिन की पॉलिसी नहीं है, पहले से बनी हुई पॉलिसी है। इसमें LGS कोटा जो रहता है वो डिपार्टमेंटल कोटा उस डिपार्टमेंट में काम करने वालों के लोगों से ही भरा जाता है। उनको चैनल ऑफ प्रमोशन उसमें रहता है, उनको वहीं से दिया जाता है। बाद में रहता है LDC कोटा, जो LDC कोटा जो रहता है वो मेरिट पे भरा जाता है। इम्पोर्टेंट बात, मेरिट पे जो एग्ज़ाम होता है वो मेरिट पे उसका भरा जाता है। लेकिन हमारा प्रयास जारी है, ये जब नोटिफिकेशन निकला तभी हमने ये एडमिनिस्ट्रेशन को एक लेटर दिया है। सितंबर महीने में मैंने उसका लेटर दिया है, शोलापुर डिवीज़न में दिया है, हेडक्वार्टर लेवल पे भी दिया है। इसमें जो अभी LDC कोटा निकलेगा अगला इस एग्ज़ाम के लिए, तो इसको एग्जाम्शन दे के, वन टाइम एग्जाम्शन दे के ऑल डिपार्टमेंट्स को इसको अपने को परमिशन दिलवाना है। ये हमारा प्रयास जारी है। और वो जो परमिशन मिलता है ये जोनल लेवल पे नहीं मिलता है, इसको रेलवे बोर्ड जाना पड़ता है, वन टाइम एग्जाम्शन जाना है और सभी डिपार्टमेंट को देना है। तो हमारे ट्रैकमैन भाइयों के लिए हम इतना ये कर रहे हैं कि भाई ये जल्दी से जल्दी ये प्रोसेस ख़त्म करके जो डिपार्टमेंटल कोटा भर के LDC जो कर रहे हैं, LDC को करते समय वन टाइम एग्जाम्शन रेलवे बोर्ड से लिया जाए और सभी डिपार्टमेंट को, यानी कि इंक्लूडिंग ट्रैकमैन हो या पॉइंट्समैन हो या SNT वाला खलासी हो या कोई भी होने दो, उसको ये चांस मिलना चाहिए। ये हमने ऑलरेडी ये लेटर दिया है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत चल रही है, जल्दी से जल्दी उसका भी नतीजा निकल आएगा। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक सुझाव रहेगा कि अपने तैयारी को जारी रखें। जैसे ही ये डिपार्टमेंटल सिलेक्शन ख़त्म होता है, इसके बाद जब LDC का सिलेक्शन चालू होगा तो उस समय शायद आपको चांस मिल जाए। इसके लिए संगठन भी प्रयासरत है। तो आप लोग अपना पढ़ाई जारी रखिए, तैयारी जारी रखिए। अगर आपको मौका मिलता है तो आप उस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। यस, आप लोगों के लिए अच्छा चांस मिल जाएगा, जल्दी से जल्दी आप अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद सर, आपने जो अपना इतना कीमती समय दिया है। और कर्मचारियों की जो भी समस्याएं हैं वो अपनी समस्याओं को आप लिखते रहें। और सर ने जो बात कही है उनका जो भी पेपर्स है, जैसे सर एक पेपर दिखा रहे हैं जो 2007 में उन्होंने प्रशासन को दिया था कि कर्मचारियों का पॉइंट्समैन का जो ड्यूटी रोस्टर है वो 8 घंटे का होना चाहिए। तो ये सारे जो पेपर्स हैं वो अपने टेलीग्राम अकाउंट में दिया हुआ है, आप चाहे तो वहाँ भी जाके देख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। MS के डिविजनल सेक्रेटरी श्री बागेवाड़ी सर, अगर आपको इनके साथ इंटरव्यू पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मित्रों।